ओके क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो एवरीवन, जस्ट गो थ्रू वंस अगेन. इट इज रिटन कि जेई मेंस क्वेश्चन नंबर 22. Find the value of 2x plus 3y minus 4z plus 5dz square. 2x plus 3y minus 4z पहले लिखता हूँ. Find the value of 2x plus 3y minus 4z. 4 क्या था? 3z square. x y z कुछ कुछ तो दिया हुआ है, क्या क्या है? x टोटल नोड, y रेडियल नोड, z एंगुलर नोड. टोटल रेडियल और एंगुलर. x 5dz स्क्वायर. x टोटल नोड, ये रेडियल नोड, ये एंगुलर नोड, यही है ना? देख लो, यही है ना? हाँ, तो ये क्यों रॉन्ग लग रहा है? आंसर कुछ और आ रहा है, राइट? ओके, एक्स टोटल नोड है, तो देखो नंबर ऑफ एंगुलर नोड इज गिवन बाय एल. एल का वैल्यू इसके लिए 2 होगा, यही होगा ना? एंड नंबर ऑफ रेडियल नोड इज गिवन बाय एन माइनस एल माइनस 1. मतलब 5 माइनस 2 माइनस 1, 2. टोटल नोड कितना होता है? या टोटल नोड पूछे तो एन माइनस एल माइनस 1 प्लस एल, तो ये हो गया एन माइनस 1. तो टोटल नोड हो गया 4. तो 2 एंगुलर, 2 रेडियल, 4 टोटल. यही है ना? ये दोनों ऐड कर दो, 2 प्लस 2. एक्स हो गया टोटल नोड. तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा टोटल नोड 4, रेडियल नोड 2 और एंगुलर नोड भी 2. हाँ, तो ये जो वैल्यू आएगा 2 इंटू 4, 8 प्लस 6 माइनस 8, तो ये 6 होगा फिर. फोर गिवन है तो करेक्ट हो जाएगा फिर, वही मिस्टेक होगा, ये आंसर 6 आ जाएगा. ओके, तो मार्क्स बढ़ गए तुम लोग के 6 आने पे. कितना हो गया तो बढ़ाने के बाद केम में? ये भी चेंज हो जाएगा, या उन लोगों ने चेंज कर भी दिया होगा, ये ऑब्वियस रॉन्ग है, किसी रीजन से ऐसा हो गया. 23 is also wrong. They have not changed it, तो but they will change it. Be sure. तो वरुण तुम्हारा 96 हो जाएगा, एक ही रॉन्ग बचा. भार्गव का 82 हो जाएगा, अथर्व का 92 हो जाएगा. ओके, श्रेयस 87 मार्क्स हो जाएगा. सोम का भी 78, आर्यन 85, शुभम डायरेक्ट 90 पे आ जाओगे. तो हो गया, ये ऑब्वियस रॉन्ग है. यश का भी 91 हो जाएगा. 90 से ऊपर इतने लोग हैं, कौन किसका किसका 90 से ऊपर हो गया? 90 मार्क्स एंड अबव. ऋषा 88. 80 प्लस कितने लोग हैं? 80 प्लस मार्क्स.
ऑलमोस्ट 80 के आसपास। आर्यन, भार्गव, वल्लभ, अनुराग, अथर्व, सोहम, अनुष्का, श्रेयस, साहिब, चिन्मय, वरुण। तुम्हारा तो 96 हाईएस्ट आई थिंक है ना। गौरव, यश का भी 91। ओके। आर्यन पवार, शुभम, 90s में 4 हो गए तुम लोगों के। प्रिशा, गुड मार्क्स। 80 से 90 के बीच में, मतलब एब्सोल्युटली वेरी गुड। 250 प्लस मार्क्स किसका आ रहा है जेई मेंस में? इधर 80 90 आ गया तो ओवरऑल 240 होना चाहिए था ना। 240 प्लस मार्क्स। वरुण 247, शुभम 243, यश 220, सोहम 180, अथर्व 210, यश का 217 है। ओके। इसने 256 मार्क्स से सॉल्व किया था यश ने। 250 256 ऐसा रैंक 138 बना उसका। जिस बच्चे ने 160 मार्क्स का सॉल्व किया था उसका, वो डिपेंड करता है किस शिफ्ट का। 160 मार्क्स भी सॉल्व किया था तो 160 170 पे 99% आइले अब आ जा रहा है। और एक शिफ्ट में तो पेपर इतना टफ था कि 130 135 पे ही 99% आई लेने बाबा। 97% आई लेने बाबा, मतलब तो समझ तो यही, मतलब एनआईटी आराम से मिल जा रहा। 160 170 मतलब एक ऐसा हो जाता है कि मतलब वो जेई एडवांस क्वालिफाई हो जाएगा। अथर्व 250 मार्क्स। ओके। श्रेयांश 203, आर्यन 214, यश 217, श्रेयस 203। बहुत सारे हो तुम लोग। तुम लोग के बैच से बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले। ओके चलो देखिए अभी। 23 in XCF2 total lone pairs are X and bond pairs are Y। तो लोन पेयर बाई बॉन्ड पेयर का रेशियो चाहिए XCF2। टोटल का बात कर रहा है वो, केवल सेंट्रल एटम की नहीं बात कर रहा है। तो 23 XEF2 X टोटल लोन पेयर कितना हो गया? 3 36 39। बॉन्ड पेयर 2। X y y विल बी 4.5। अच्छा ये करेक्ट है, ये तुम लोग रॉन्ग कर गए। अच्छा टोटल पढ़ा ही नहीं। हाँ तभी एक ही बार आदमी रॉन्ग करता है, एक बार रॉन्ग किया ना तो अगली बार तुम्हें याद आएगा कि अच्छा टोटल लोन पेयर तो नहीं है। हाँ इसमें ही 2 लग रहा था, अभी सही है, ठीक है। 170 प्लस इन जेई मेंस फॉर क्वालिफिकेशन, नहीं नहीं नहीं। 170 जिसका हो गया उसका 99% आइल एंड अबव बना हुआ, जिसका 140 प्लस भी ले आया उसका भी बन गया 99% आइल। 140 142 ऐसे पेपर शिफ्ट वाइज होता है, कोई पेपर टफ होता है कोई इजी होता है। तो शिफ्ट का पेपर कम टफ माना गया तो 140 मार्क्स भी आया तो उसको 99% आइल करीब आ गया। ऐसे होता है। और ऐसे तो परसेंटाइल कम ही चाहिए, 90 परसेंटाइल मतलब एडवांस के लिए क्वालिफाई कर रहा है बच्चा। ओनली सेंट्रल, हाँ ठीक है। एडवांस में क्वेश्चन नंबर 15 लुक्स रॉन्ग। ओके।
90 परसेंटाइल एंड एडवांस अबव क्वालिफाई करेगा, बट क्वालिफाई से क्या मतलब है? जो 99 परसेंटाइल जो ला रहे हैं वही लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। कुछ ही बच्चे जो 97 98 आए हैं ज्यादा मेहनत कर गए तो चले जाते हैं। जैसे यश का देखो, जनवरी शिफ्ट में 97 98 परसेंटाइल आया था और इस बार सीधे 99.99, मतलब डायरेक्ट 138 रैंक। तो दो शिफ्ट मिला है तो अच्छा ही है, नहीं तो इसके लिए कई बच्चे ड्रॉप ले लेते थे। एक शिफ्ट में बेकार भी गया था, दूसरे शिफ्ट में वो टॉप में आ गया। नचिकेत का भी ऐसे ही हुआ, 99 परसेंटाइल शायद नहीं आया था उसका, हाँ नहीं आया था, बट इस बार सीधे 99.99 आ गया। ये वही होता है, जिसने स्टडी आवर्स बढ़ा दिया वो वहां तक पहुंच जाता है। एडवांस पे देखें, एडवांस, हाँ ये एडवांस है। एडवांस में देखो कौन सा बोल लो। हाँ एडवांस मैंने जस्ट अभी ओपन किया। डाउट से पहले ये बता दो कि कौन सा रॉन्ग लग रहा है जिसको मुझे करेक्ट कराना है। 15th लग रहा है कि रॉन्ग है ना? और किसी को कोई लग रहा है रॉन्ग है? एडवांस क्वेश्चन 15 इज रॉन्ग, ओके। 15 के देखे क्या क्या। 15, अच्छा रेडियल नोड वाला आ गया था, क्वेश्चन उस दिन डाउट में किया था ना? नहीं वो तो फेज 3 में किया था। 15, which of the following represent the correct order of electron affinity? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं, थर्ड पीरियड का सेकंड से ज्यादा होता है, क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा है ना? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता तो राइट होता। दूसरा कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इन द पीरियड इंक्रीजेस, तो कार्बन से ग्रेटर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ग्रेटर फ्लोरीन, बट क्लोरीन हाईएस्ट होता है, ये होता है ना? और कार्बन नाइट्रोजन बहुत कम होता है, फ्लोरीन क्लोरीन का अच्छा खासा हाई रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी। तो क्लोरीन ग्रेटर होता तो होता, ये भी रॉन्ग हो गया। सी में जाओ, तो वो क्या है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हाँ तो ये तो बताया था, नाइट्रोजन का कम होता है, कार्बन का ज्यादा होता है, था ना? ग्रुप 2 एंड ग्रुप 15 हाफ फिल्ड कम्प्लीटली फिल्ड के कारण कम होता है, तो नाइट्रोजन, उससे ग्रेटर कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। ओके, तो ये राइट हो रहा है ना? और कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, तो कार्बन और सिलिकॉन और फास्फोरस और नाइट्रोजन, तो हाँ थर्ड का ज्यादा होगा, फास्फोरस का ग्रेटर होता है, नाइट्रोजन का कम पड़ जाता है, राइट? नाइट्रोजन फास्फोरस ग्रुप 15 के हैं, तो ये दोनों कम रहेंगे ही रहेंगे। किससे? विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन सिलिकॉन। और कार्बन सिलिकॉन में सिलिकॉन का, अच्छा किसी ने भेजा था मुझे ना कि ये बुकलेट में डेटा कुछ और दिया हुआ, सिलिकॉन ग्रेटर देन कार्बन। अच्छा शुभम ने ही भेजा था मुझे, हाँ। तो ये वही रहता है, सिलिकॉन इज ग्रेटर देन कार्बन। रुको मुझे एक बार चेक कर लेने दो, विकिपीडिया में डेटा होगा, बट सिलिकॉन शुड बी ग्रेटर देन कार्बन, ये राइट होगा फिर। सी एंड डी दोनों राइट। तुमने एक बुकलेट का डेटा, व्हाट्सएप देखता हूँ, तुमने बुकलेट एक डेटा भेजा था ना, मैं देख ही नहीं पाया सही से, रुक गया। फिर ये निकल जाएगा उधर देखूंगा तो। इससे बढ़िया मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, रुको। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डेटा ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन ना, ओके।
मिल गया डेटा। कार्बन का जो डेटा दिया हुआ है 122, 121.776, और सिलिकॉन का है 134। सिलिकॉन का ग्रेटर दिया हुआ देन कार्बन 134 और उसका 121। और वहां पे क्या डेटा दिया हुआ है जो तुम बोल रहे थे शुभम, तुमने बोला था ना, ये यूनिट इसका किलो जूल पर मोल में। एक्सेप्शन नहीं हुई है, कार्बन सिलिकॉन, सिलिकॉन इज ग्रेटर देन कार्बन। कार्बन 122, सिलिकॉन 119 दिया हुआ है। कार्बन 122 किलो जूल ना, तो 122 तो यहाँ पे दिया हुआ है, बट सिलिकॉन का 134 होता है अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। बट अपना बुक ऐसा क्यों दे रहा है, कोई और देखना पड़ेगा। विकीपीडिया एग्जैक्टली राइट नहीं होता, कई जगह रॉन्ग होता है, तो इसे फिर मैं और बुक से कंसल्ट कर लेता हूँ। बट इट लुक्स के सिलिकॉन इज ग्रेटर देन कार्बन, बट इसे मुझे कंफर्म करना होगा किसी और स्टैंडर्ड बुक से। हाँ सही बोल रहे हो सोहम, ये रिलायबल नहीं होता। थोड़ा मालूम चल जाता कैसा हो सकता है क्या, एक कंट्राडिक्शन तो मालूम चला ना, हाँ हो सकता है कि राइट। हाँ, तो उस चीज को इन्होंने 190 दिया है, तो 119 क्यों दिया? उसे ऐसा ही लग रहा है कि सिलिकॉन का। हम्म, वेरिएशन तो जो है वही है, 15 का कम होगा 14 से। ओके, तो तुमने केवल सी किया और लोगों ने इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इस चीज पे मैं बात कर सकता हूँ कि ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ, 6 क्वेश्चन में। हाँ, नोट्स जो मैंने भेजा तो उसमें सिलिकॉन इज ग्रेटर देन कार्बन। हाँ नित्या, इसीलिए मैंने बोला कि मुझे याद आ रहा है कि सिलिकॉन इज ग्रेटर देन कार्बन, यहाँ पे वेरिएशन नहीं था। मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग जाओगे तो सिलिकॉन इज ग्रेटर देन कार्बन ही आ रहा है। 16 इन एडवांस्ड, देखो तो 16th क्वेश्चन। सिक्सटीन। अरे ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला, ये तो नोट्स में डायरेक्ट वाला था। द प्रोसेस रिक्वायरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, कौन कौन सा होता है? सीएल से सीएल माइनस एनर्जी रिलीज होती है। ओ माइनस इलेक्ट्रॉन दोगे तो एब्जॉर्ब करेगा, क्यों? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, बताया था ना, इस पे तो बहुत डिस्कशन हुआ था। तो हो ही नहीं सकता कि ऑक्सीजन एक ही इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैप्चर ही नहीं करेगा, क्योंकि ओ माइनस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है। तो फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन हम लोग अंदर डालते हैं। अब पिछले बार ये क्वेश्चन आ गया था कि O2 से O माइनस बनाएंगे तो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक, वहां भी रॉन्ग करके आए थे तुम लोग। जब O माइनस से O2 माइनस बन रहा है तो एंडोथर्मिक है। O2 माइनस O माइनस बनेगा तो एक्सो होगा, इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर आएगा और एनर्जी भी रिलीज करेगा। तो वहां आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 माइनस है ना, इज व्हाट, निगेटिव, क्यों? वो एक्सोर्जिक हो गया, एनर्जी रिलीज करता है फिर वो। O माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन O2 माइनस, ये तो नोट्स में है, कई बार बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और Fe3 प्लस Fe2 प्लस, इसमें भी एनर्जी अब्जॉर्व करेगा क्या? नहीं, Fe2 प्लस से एक नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो Fe3 प्लस बनेगा, रिवर्स प्रोसेस देखो। Fe2 प्लस Fe3 प्लस बना रहे हो तो एनर्जी अब्जॉर्व कर रहा है, Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा? Fe2 प्लस Fe3 प्लस जाने में अब्जॉर्व किया, तो Fe3 प्लस Fe2 प्लस जाने में एनर्जी रिलीज होगी ना। I1 क्या था? फिर वही सब प्रोसेस तुम लोग को रॉन्ग कर रहे हो ना। देखो एक बार फिर से बताता हूँ, प्रीवियस टाइम बताया था।
वो प्रोसेस उल्टा देखो, O माइनस O माइनस, ये क्या हो गया, डेल्टा H निगेटिव। तो जब O माइनस प्लस O माइनस गिव्स आउट O प्लस इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा H पॉजिटिव, मतलब इसमें एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी, पहले में एनर्जी रिलीज होती है। O माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन O2 माइनस, ये डेल्टा H पॉजिटिव है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब O2 माइनस से O माइनस बनेगा तो क्या होगा, अपोजिट कर दो तो डेल्टा एस निगेटिव एक्सॉर्बिक, मतलब इसका एनाइसन एनर्जी में तुम्हें एनर्जी नहीं देना, वो एनर्जी रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन भी बाहर आएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर करने के लिए तुम्हें एनर्जी नहीं देना, अपने आप ही बाहर आएगा और एनर्जी भी रिलीज करेगा। और उसी तरह से Fe से Fe2 प्लस, Fe प्लस और इलेक्ट्रॉन, डेल्टा एच पॉजिटिव, IE1 यही होगा ना, फिर IE2, IE3 और ज्यादा होगा, Fe3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ना, प्लस इलेक्ट्रॉन, ये डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका अपोजिट क्या होगा, जब Fe3 प्लस Fe2 प्लस जाओगे तो डेल्टा एस नेगेटिव जाएगा, फिर एक्सॉर्जिक हो जाएगा ना। और आर्गन से आर्गन माइनस, इनर्ट गैस तो सबके सब एंडोर्जिक होते हैं, उसको एनर्जी दो तब वो एब्जॉर्ब करेंगे। हाँ, उसे ऐसे नहीं एब्जॉर्ब करते रहे। मेंस, मेंस नहीं है, एडवांस में कुछ है तो पूछ लो। अच्छा ठीक है, मेंस पे जो जो है डाउट पूछो, बट कोई एक स्टार्ट करो तुम लोग मेंस पे। अच्छा ये इसके लिए आगे कि रॉन्ग है। अनुष्का मेंस, प्लीज कंटिन्यू द चैप्टर, हाँ ये वो तो सबसे अच्छा रहता है, बट जब डाउट है तो पहला सेशन डाउट्स में रखना ही पड़ता है, मतलब फर्स्ट सेशन पूरा नहीं, तुम लोग जैसे डाउट छोड़ दोगे मैं चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। सार्थक मेंस का 6, तुम्हें सार्थक मेंस में भी कैसे रॉन्ग किया है? हाँ रॉन्ग किए होंगे, मेंस का 6। ओके देखो, एडवांस बंद कर दें। गॉट इट। मेंस में क्वेश्चन नंबर 6 तुमने बोला है ना, ओके। हाँ 6 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट बेस अमॉन्ग NaOH CH ट्वाइस KOH और ZnOH ट्वाइस। तो ये था कि बेसिक क्वेश्चन क्या होता है, अल्कली मेटल स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल और वीक हो जाता है, और पी ब्लॉक की ओर चलते जाओ तो बेसिसिटी कम होते जाती है, बेसिक टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेज इन द पीरियड, बेसिक टेंडेंसी ऑफ ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेज इन द पीरियड। कैसे था वो, बेसिक टेंडेंसी ऑफ ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स, इधर क्या था, इधर डिक्रीजेस। तो ये एस ब्लॉक वाले सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, एस ब्लॉक वाले सबसे ज्यादा बेसिक होंगे, यही होगा ना, देन पी, देन डी, देन एफ, और इधर क्या होगा, इंक्रीजेस ना। मतलब कि Na2O, BeO, MgO, बल्कि सोडियम के बाद मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, P2O5, SO2, Cl2O7। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है,
क्यों? वाटर में डालने के साथ NaOH बन जाएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ये बेस जल्दी यूज नहीं करते, ये वीक बेस है। NaOH ट्वाइस COH ट्वाइस यूज करते हो, डाउन द ग्रुप क्या होता है? बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस ना। इसको H2O डालोगे तो AlOH थ्राइस बन गया। ये क्या हो गया? एम्फोटेरिक है। ये एसिड है या कि बेस है, ये दोनों से रिएक्ट करता है। क्लियर? और इधर क्या होगा? वीकली बेसिक होते जाएगा, सिलिकिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, H2SO4 और ये HClO4, ये सब किधर जाएंगे? एसिडिक की ओर चले जाएंगे ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ और ये सब डिक्रीज होता है इन द पीरियड। याद आ गया? अब बता दो आंसर क्या होगा। हाँ, तो क्या आंसर आएगा? वीकेस्ट ना सोडियम सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। सोडियम पोटेशियम में ज्यादा स्ट्रांग कौन सा पड़ेगा? डाउन द ग्रुप है तो पोटेशियम हाईएस्ट हो गया, देन सोडियम। अल्कली मेटल सबसे ज्यादा स्ट्रांग बेस हो गए, देन COH ट्वाइस हो गया। ग्रुप 2 वाले थोड़े कम बेसिक होते हैं। ये सब चीजें याद हो जाएंगी, डोंट वरी, धीरे धीरे सब रिपीटेड चीजें तो है। फिर ZnOH ट्वाइस एम्फोटेरिक होता है, तो लोएस्ट तो वीकेस्ट तो D ही पड़ा ना, 6 का D होगा। हाँ, क्लियर। वंस 11 एंड 13। ओके, 11 एंड 13 देखो तो। हाँ, गॉट इट। 11, because of the lanthanide contraction which of the following pairs of elements have nearly same atomic radius? 3D सीरीज 4D सीरीज का एकदम सेम होता है, मतलब 4D और 5D सीरीज का बताया था ना। तो जिरकोनियम एंड हैफ्नियम, यदि मेरा नोट्स रेफर करोगे तो लिखा हुआ है ट्विन एलिमेंट्स, मतलब दोनों का एकदम एग्जैक्ट सेम साइज होता है। तो डायरेक्ट नोट्स का क्वेश्चन है, जिरकोनियम एंड हैफ्नियम। 11 का B होगा। वंश नोट्स सही से याद करो, तब ये सब होंगे। 13, in the hydrogen atom X and Y, the electrons move around the nucleus in circular orbits 1 and 2 respectively. The ratio of time taken by them to complete one revolution is, टाइम पीरियड कितना होता है? 2πr/v ना। तो 2πr/v, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन नोट्स का है फिर से, फर्स्ट एंड सेकंड का देखो। हाँ, NQ/Z² का प्रोपोर्शनल है। ये क्वेश्चन क्लास में भी किया था हम लोगों ने। वो क्या हो गया? T is proportional to NQ/Z²। ये नोट्स रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। T1 T2 पूछा है ना, तो ये N1³/N2³ आ जाएगा। यही होगा ना, जेट तो सेम ही था, तो 1 और 2 रख दो, वैल्यू ऐसे ही कुछ है ना। ओके, तो क्या आंसर आ रहा अभी? अभी हुआ वंश।
1/8 ओके। 15 यस। और द आंसर ना क्वेश्चन नंबर 15 देखो। Although both CO2 and H2 are triatomic molecule, the shape of H2 molecule is what and while that of CO2? अरे वंश, ये सब इतना पुअर रिवीजन कैसे किया तुमने? आई थिंक ये सबने राइट किया होगा। CO2 और H2O का शेप बताओ। 16। हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन तो आ जाएगा। ओके देखो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी आर, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आर रिलेटेड एज, क्या होगा आंसर? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन द पीरियड क्या क्या इंक्रीज होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पीरियड में सबका इंक्रीज होता है, ये होता है ना, ग्रुप में सबका डिक्रीज होता है। बोथ आर एग्जैक्टली सेम नहीं, बिल्कुल अलग है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज व्हाट? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक टेंडेंसी है। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर करता है, ये ना। उसके बाद क्या दिया हुआ? बोथ आर एग्जैक्टली अपोजिट, बिल्कुल नहीं, दोनों अट्रैक्ट करने वाली चीजें। सी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हैव जनरली लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इंथाल्पी की बात कर रहा है, डेल्टा एस निगेटिव मतलब, डेल्टा एस निगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हैज डेल्टा एस निगेटिव मतलब मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यही बोला है ना, तो सी राइट हुआ ना। अच्छा तुम लैंग्वेज में कंफ्यूज हो गए इसका, राइट। निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब डेल्टा एस निगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक। बताया था कि एक्सोथर्मिक होगा, तो पी ब्लॉक वाले सारे एक्सोथर्मिक होते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन, ग्रुप 2 और ग्रुप 18, यही तीन है ना, जिसका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। निगेटिव वाले मतलब जिसका जितना ज्यादा निगेटिव उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी है, तो 16 का फिर क्या होगा आंसर? सी जाता है ना। हाँ सोच लो अभी। ओके नेक्स्ट कौन सा है? आदित्य, आदित्य जी। फॉर व्हाट? मीन्स 8 and 14। आदित्य तामरस क्वेश्चन नंबर 1 and 14। 1, 8 और 14 ओके। अनुष्का क्वेश्चन नंबर 10। इसका मतलब 1, 8 and 10 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ओके, कौन सा करेक्ट नहीं है प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अनुसार? एनर्जी इज इमिटेड और अब्सॉर्ब डिसकंटिन्यूअसली, ये तो उसका स्टेटमेंट ही था। एनर्जी इज अब्सॉर्ब इमिटेड डिसकंटिन्यूअसली इन फॉर्म्स ऑफ पैकेट, यही है ना। और एनर्जी ऑफ वन क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एच न्यू। न्यू बड़ा होगा तो ये फोटोन की एनर्जी ज्यादा होती है। और तो ये भी करेक्ट है। और फोटोन इज ऑल्सो क्वांटम ऑफ लाइट। फोटोन इज ऑल्सो, हाँ वो क्वांटम ही है ना, ये क्वांटा ही बोलते हैं ना उसे, लाइट के क्वांटा को क्या बोलते हैं? फोटोन। ये भी राइट है, तब तो एक ही जो बचा वही होगा। एनर्जी लेस देन क्वांटम कैन ऑल्सो बी इमिटेड और एनर्जी लेस देन अ क्वांटम कैन ऑल्सो बी इमिटेड और एब्सॉर्ब। नहीं, हमेशा क्वांटम का फॉर्म नहीं होगा। जैसे 2 जूल का एक पैकेट हो रहा था, तुम 2 ही जूल एब्सॉर्ब करोगे। तो वहां पर वैसे समझाया था मैंने, मान लो 2 2 जूल का पैकेट आ रहा है, 2 जूल 2 जूल 2 जूल, तो डायरेक्ट तुम्हें 2 जूल मिला। या फिर डायरेक्ट वहां से 4 हो जाएगी एनर्जी, या फिर तुम्हें वहां से डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 6 होगा या 8 होगा। बट कभी तुम्हें 1.1 जूल नहीं मिलने वाला, ये है ना। कभी तुम्हें 1.1 जूल नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ अभी? हाँ, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा ये बताओ। इधर का तो कर लिया।
क्वेश्चन नंबर 8। ओके, 8 कहाँ पर है? इधर है, हाँ। द एलिमेंट जेड इज इक्वल टू 114 इज डिस्कवर्ड। तो ये बताया था ना कि 118 18 में रखोगे, 117 17 ग्रुप में आएगा, 116 ग्रुप 16 में आएगा, 114 ग्रुप 14 में आएगा। बस 100 हटा दो, वही आ जाएगा। तो 114 किस में जाएगा? ग्रुप 14 में ना। ग्रुप 14 कौन सा है? ये ट्रिक बताया था मैंने कि डायरेक्ट 100 के बाद वाला 1 to 18 में है, 101 ग्रुप 1 में, 102 ग्रुप 2 में है। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है, तो मैंने बताया था कि इसको ये नहीं कि पूरा लिख ले मत जाना। तो किस ग्रुप का आ गया वो? 14। ग्रुप 14 कौन सा है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो कार्बन फैमिली का तो एक ही है, 8 का ही। हाँ आदित्य, क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट देखो। 10, एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। डायरेक्ट नोट्स का क्वेश्चन है। डाउन द ग्रुप क्या होता है? सब नोट्स सही है, डायरेक्ट मेरे नोट्स अच्छे से याद करो, एक एक क्वेश्चन राइट जाता। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, डायरेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस ना। H2O, उससे ज्यादा H2S, उससे ज्यादा H2SC, उससे ज्यादा H2T, तो आंसर ए जाएगा ना। आदित्य, क्लियर? हाँ, सोच लो। हाँ, मैंने बोला था ये सब नोट्स पे याद कर लो। लास्ट पॉइंट ऑफ Q1 इज नॉट क्लियर। लास्ट पॉइंट ऑफ Q1 क्या था कि जो भी तुम एब्जॉर्ब और रिलीज करोगे क्वांटा के फॉर्म में करोगे। क्वांटा ऑफ एनर्जी यही है ना। मतलब एक क्वांटा से कम या एक क्वांटा से ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे एक क्वांटा तुम्हारा 7 जूल का है, तो तुम्हें या तो 7 जूल एनर्जी मिलेगी, या डायरेक्ट तुम्हारी एनर्जी 14 जूल हो जाएगी। 7 14, या फिर उससे ज्यादा डायरेक्ट 21 जूल मिलेगी। मान लो एक पैकेट ऑफ एनर्जी आ रहा है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी जितने अब जितना बड़ा उतना ही बड़ा तुम्हें एनर्जी मिलेगा। एक पैकेट ऑफ एनर्जी यदि 8 जूल का है, तो तुम्हें एक बार में 8 जूल मिलेगा, या तो तुम्हारे पास जीरो एनर्जी लगी, या वो पैकेट आके तुमसे स्ट्राइक किया, डायरेक्ट 8 जूल दे गया। फिर दूसरा पैकेट आएगा, वो मान लो 8 8 जूल का पैकेट आ रहा था, तुम्हारी एनर्जी डायरेक्ट 8 से 16 पे आ गई। क्लियर? 16 होगा तो फिर वहां से एक और पैकेट आया, वो आके तुम्हें स्ट्राइक कर गया, तो कितना मिलेगा एनर्जी? डायरेक्ट 24 जूल ना। तो क्या तुम्हें 8 जूल से कम एनर्जी मिल रही है? 8 जूल से कभी कम की एनर्जी मिल रही है क्या? हाँ, उससे ज्यादा की एनर्जी मिल रही है। अब समझ में आया स्टेटमेंट क्या है, कि क्या उससे कम की एनर्जी मिल सकती है क्या? नहीं, किसी भी हालत में उससे कम की एनर्जी नहीं मिलेगी तुम्हें, वो ज्यादा की एनर्जी मिलेगी। ओके, उसके बाद कौन सा था?
क्वेश्चन नंबर आदित्य ताम्र से आदित्य, क्वेश्चन नंबर 14। ओके 14 देखो। ज्योमेट्री ऑफ वाटर एंड अमोनिया मॉलिक्यूल आर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल से अलग हो जाता है VSEPR। अमोनिया में 107 डिग्री एंगल आता है और इसमें 104.5 आता है। इसमें 2.5 डिग्री कम होता है, उसमें 5 डिग्री कम होता है, यही होता है ना। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल इन वाटर इज, और अमोनिया इज। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद करो मैंने बताया था। किसका ग्रेटर होगा, वाटर का कि अमोनिया का? ग्रेटर ही नहीं, मैंने बोला था डेटा भी लर्न कर देना। मैं तो ये भी बोला था ना कि डेटा भी लर्न कर देना। हाँ, डायरेक्ट मेमोरी मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस नोट से हैं। जो 2 घंटे डेली रिवाइज कर रहे हैं उनका मार्क्स कभी भी 200 से कम होगा ही नहीं। केमिस्ट्री में हमें हर हालत में 60-70 मार्क्स से ऊपर ही आएगा, क्योंकि सब डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है नोट्स के। ये सब नहीं याद आ रहा है ना, इसका मतलब रिवीजन कहीं ना कहीं प्रॉपर हो रहा है। 2 घंटे रिवीजन नहीं हो रहे हैं जो मैंने बोला था। कम से कम केमिस्ट्री तो पूरा रिवीजन बेस्ट है। VSCPR से बताया था ना, ये और कम हो जाता 104.5 डिग्री। याद करो। तो NH3 का ग्रेटर NH2O। ये किसका डाउट था? आदित्य। हाँ आदित्य, याद आ गया नोट से ये। हाँ, और कौन सा है बताओ। हम्म। ओके, याद आ गया आदित्य। 17 सोहम पावर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ अ प्लस माइनस साइन shown in the orbital। प्लस एंड माइनस साइन शोन इन द ऑर्बिटल। उसमें जो प्लस और माइनस साइन आता है, जैसे P ब्लॉक P ले लोगे तो उसमें एक में क्या आता है प्लस साइन, तो दूसरे में हम लोग माइनस साइन देता है, ऐसे ही रहता है ना। तो इसका क्या मतलब था, क्या वो चार्ज होता है क्या? नहीं, जस्ट वो एक फेज को रिप्रेजेंट करते हैं कि अभी प्लस फेज में तो दूसरे माइनस फेज में गया, बीच में नोड आया, यही है ना। तो दे रिप्रेजेंट द चार्ज ऑफ द ऑर्बिटल। चार्ज से कोई मतलब नहीं है, स्पिन करके कोई मतलब नहीं है, फेज ऑफ द ऑर्बिटल से मतलब है। और डी क्या है, दे रिप्रेजेंट द चार्ज एज वेल एज स्पिन। अरे ये सब कहाँ होता है, ऑर्बिटल में चार्ज कहाँ से आ गया? ऑर्बिटल तो एक स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है, स्पिन कहाँ से आ गया उसका? एक ही है ना फेज ऑफ द ऑर्बिटल, जिससे प्लस माइनस आता है। तो 17 का क्या जाएगा फिर, बी जाएगा ना। हाँ बताओ। ये हो गया, और कौन सा है बताओ। तो डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन थे, नोट से ही थे। जिन्होंने रिवाइज किया बहुत आराम से आंसर करके आए, राइट। ओके आदित्य, क्वेश्चन नंबर 20, 25। क्वेश्चन नंबर 20 और 25 देख लो। परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ और उसका एम्पेरिकल फार्मूला बताना है। तो एम्पेरिकल फार्मूला के लिए क्या करोगे ना आदित्य, उसको एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर दो, कार्बन को, हाइड्रोजन को, क्लोरीन का, और एक रेशियो लेकर आ जाओ। और जब वो रेशियो लेकर आओगे तो वेपर डेंसिटी दिया हुआ है तुम्हारा 60।
है ना, मतलब मॉलिक्यूलर मास 120 को कंफर्म करना चाहिए, तभी होगा। इसमें तो मॉलिक्यूलर मास 120 डायरेक्ट 2 दिख रहा है, बट कंपोजिशन 1 1 और ये आ रहा है कि 3 की नहीं। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। कार्बन लिखो 10.06/12, हाइड्रोजन 0.84/1, क्लोरीन 89.1/35.5। जो लोएस्ट आया गया उससे सबको डिवाइड कर दो। ये आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आया बताओ आदित्य। अवेलेबल टू रिकलेक्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला, वही रिवाइज नहीं किया था तुमने। जो कार्बन हो गया उसमें डिवाइड करो 12 से, तो देखो क्वेश्चन में कितना था। कार्बन का मास भाई दिस उसका एटॉमिक मास मतलब नंबर ऑफ मोल तीनों का कैलकुलेट करो, तब रेशियो ले लो। 10.06, 0.84, 10.06, 0.84 डिवाइड करके देखो। हाँ हाँ, वो राउंड ऑफ चलता है सब। ओके, अभी आ गया। ठीक है। 25 देखो। 44 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंबसन गिव्स 88 ग्राम CO2, मतलब 2 मोल CO2 दिया, और 36 ग्राम H2O। 36 ग्राम H2O मतलब, ये भी शायद बुकलेट का ही क्वेश्चन है। 36/18, 2 मोल H2O भी आ गया ना। 2 मोल CO2 और 2 मोल H2O। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज C2HXO, तो वैल्यू ऑफ H क्या होगा। अरे तो हाइड्रोजन तो डायरेक्ट मालूम है ना, तो इसको तो सॉल्व नहीं करना का है। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 मोल ना। हाँ नहीं, 44 है तो उसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए ना, हो सकता है 44 ना हो के 88 हो, तब क्या करेंगे। ठीक है। 2 मोल CO2 एंड 2 मोल H2O। तुम्हें बताना है कौन कितना है, 2 मोल CO2, 2 मोल H2O। हाँ ये मुझे लग रहा है कि किया हुआ है, बुकलेट में था कैसे। हाँ फ्रॉम द बुकलेट है ना, यस अनुराग, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये किया था शायद। C2HXO ये दिया हुआ है, इससे CO2 आया, H2O आ गया। C2HXO था ना। देखो तो क्या था। हाँ, C2HXO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबका तो मोल दिया हुआ है, तब तो ठीक है। हाँ O2 उतना ही आएगा था, फिर ये कितना आ जाता था। ये फॉर्मूला था CXHYOZ प्लस X+Y/4 माइनस Z/2O2, ऐसे था ना। गिव्स आउट XCO2 प्लस Y/2H2O, ऐसे ही है ना। तो ये 2 मोल है, और ये भी 2 मोल है, क्योंकि ये इसके 2 से 2 आ रहा है, मतलब कि ये 1 मोल ही लिया होगा। यही होगा ना। 1 मोल में 2 मोल कार्बन होता है, तभी तो 2 आया ना। अब ये आंसर यदि 4 मोल दिया रहता ना, मान लो कि CO2 4 मोल आता, इसका मतलब उसने 2 मोल लिया था। क्लियर। तो ये 2 से 2 आ रहा है, मतलब ये 1 मोल ही लिया है, तो 1 मोल का मास कितना हो गया, 44 ग्राम। तो ये 44 ग्राम मास हो गया, तो बस इतना ही से आ जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा फिर।
बाकी डेटा की जरूरत ही नहीं, मतलब बहुत सारे डेटा दिए हुए हैं, किसी एक से आ जाए। 24 प्लस 16 40, और ये, तो ये कितना बच जाएगा? एक्स का वैल्यू 4 होगा ना, 12 इंटू 2 24 प्लस 4 एक्स प्लस 16 इक्वल टू 44। एक्स का वैल्यू 4 आएगा फिर वो, उससे कंफर्म हो जा रहा है 4 मोल से H2O कितना आएगा, 2 मोल ही आएगा ना, फिर आंसर 4 जाता है। ओके, देन नेक्स्ट आउट। प्रीवियस माइनर टेस्ट में यही था। ओके, आदित्य हो गया। ठीक है, मेंस में और किसी का कोई डाउट है? कोई डाउट मेंस में किसी का कुछ और? डन। एडवांस में कोई डाउट पूछना है? एडवांस अनुराग का डाउट है 12 एंड 18। और लोग अपना आंसर लिख लो, कौन कौन सा चाहिए। एडवांस क्वेश्चन नंबर 2। अनुष्का का डाउट है क्वेश्चन नंबर 2। आदित्य क्वेश्चन नंबर 5। आदित्य क्वेश्चन, आदित्य जी, यस। आदित्य का है क्वेश्चन, एडवांस का है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5। अनुष्का का 2। ओके, और उधर अनुराग का था 12 बेटी। ठीक है, 1 है, 2 है, 5 है। ओके, तो देखो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 एंड 2 पहले देख लें। अब इसके पेपर पे जाना होगा मुझे। एडवांस का पेपर, एडवांस, मिल गया एडवांस का पेपर, क्वेश्चन नंबर 1। अभी इसका सॉल्यूशन अपलोड नहीं कर रहे हैं ना, ये सब सॉल्व करने पड़ेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन। ये सॉल्यूशन अपलोड कर रहे हैं क्या अभी, कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, तब सॉल्व करते हैं हम लोग।
देखो 4NH3 प्लस 5O2, 4NO प्लस H2O आ गया, और 2NO प्लस O2, 2NO2 आ गया। और 3NO2 OH2O से रिएक्ट करके HNO3 और NO आ गया। ठीक है, अब देखो 180 लीटर ऑफ वाटर इज कम्प्लीटली रिएक्ट्स विथ NO2। वाटर का अमाउंट दिया, वाटर कहाँ पे है, NO2 लास्ट स्टेप में। टू प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड देन द वॉल्यूम ऑफ एसटीपी, रिएक्शन बैक करते हुए ले जाना पड़ेगा तुम्हें, बस बैलेंस तो करना है। 180 लीटर ऑफ वाटर, 180 लीटर लोगे वाटर तो इसका मोल कितना हो जाएगा? 180 लीटर मतलब 180 किलोग्राम, 180 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब इसको 180 बाई 18 कर दो तो मोल आ जाएगा। बताया था ये बार बार कि मोल का वाटर का वॉल्यूम दिया रहता है तो 22.4 मत करना, कई बार किया था है ना, आईआईटी में बार बार आता है। बाई 18 कर दोगे तो 10⁻⁴ आ गया, 10⁻⁴ मोल H2O का है, तो NO2 का कितना होगा? उसका ट्रिपल, 3 इंटू 10⁻⁴। 3 इंटू 10⁻⁴ है तो उससे NO कितना आएगा? 2:2 का रेशियो, तो वो भी इतना ही आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁴। और जितना NO है उससे NH3 भी इतना ही आ जाएगा, 4:4 ही है ना, तो वो भी 3 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा। तो 3 इंटू 10⁻⁴ मोल NH3 का चाहिए, मतलब 3 इंटू 10⁻⁴ इंटू 22.4, यही है ना। तो वॉल्यूम ऑफ एयर, जिसमें एयर ऐसा लो जिसमें 20% NH3 है, मतलब ये इंटू 100/13, मतलब 3 इंटू 10⁻⁴ इंटू 100/20, इससे हो जाएगा ना। ओके, तो H2O का मोल हो गया था NH2O, 180 लीटर था ना, ये रिमेम्बर, यस, 180 लीटर, 180 किलोग्राम, 180/18 इंटू 10⁻³ मोल, क्योंकि 180 इंटू 10⁻³ मोल था, ग्राम था। इसका मोल आ गया तुम्हारा 10⁻⁴ मोल। तो NH3 का मोल कितना आ जाता है वहां पे? NO2 का मोल ट्रिपल, NNO2, 3 इंटू 10⁻⁴ मोल, ये होता है ना लास्ट रिएक्शन से, 3NO2 प्लस H2O, तो 3 इंटू 10⁻⁴। जितना NO2 है उतना ही NO चाहिए, रेशियो 2:2 का है, और जितना NO आया उतना ही NH3 आएगा, यही है ना। NH3 भी कितना आ जाएगा? उतना ही आ जाएगा, तो NH3 का भी मोल सेम ले ले, नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 विल बी 3 इंटू 10⁻⁴ मोल। एक बार ये आ जाए तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसका वॉल्यूम ऑफ एयर एट STP कंटेनिंग 20% ऑफ NH3, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना आएगा? ये 3 इंटू 10⁻⁴ इंटू 22.4 लीटर था, बट यदि तुम एयर 100 लीटर लोगे तो 20 लीटर आएगा, तो मतलब डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20, यही आएगा ना, लीटर एट STP, तो ये आंसर होगा। कितना हो जाएगा फिर इसको, ये 5 ले लो, तो 5 22.4 इंटू 5 कितना हो गया? 110 इंटू 3, 110 इंटू 3, 33, 333, मतलब 3.3 इंटू 10⁻⁶। हाँ, एक आंसर है ना, सी। ओके, क्लियर हुआ अभी? ये क्लियर है?
हम्म क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। 120 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 40% बाई मास, तो 120 में 40% तो NaCl है, 120 का 40/100 48 ग्राम हो गया ना। तो 48 ग्राम NaCl मिक्स विथ 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 15% ऑफ NaCl। तो इसका मास कितना आ जाएगा? 200 का 15 मतलब 30 ग्राम। 30 ग्राम NaCl यहाँ से मिल गया, और वहां से कितना मिल गया? 48। तो 30 + 48 कितना हो गया? 78 ग्राम तुम्हें NaCl मिल गया। तो पूछा है कि टोटल मास परसेंट क्या होगा। मास टोटल कितना हो गया? 200 + 120 320 ना। हाँ, तो 320 का 78 कितना दिख रहा है? 25 के आसपास। हाँ, तो ये दिखेगा फिर। NaCl ऐड करो टोटल, और क्या करना था उसमें। जब ये सब क्वेश्चन तो कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं किसी में। क्या हो गया कि NaCl यहाँ से कितना आ गया? 120 का 40%, 48 ग्राम। वहां से कितना आ गया? 300 ग्राम का 15%। कुछ और डेटा था। 200 ग्राम का 15%, मतलब तुम 200 लोगे तो 15% होगा। 200 का 15% इतना NaCl आ गया आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 320 इंटू 100, इससे परसेंट आ जाएगा। ऑलमोस्ट 25%। ओके, जो आंसर देखे कर दोगे। और कौन सा था? वो नहीं, क्या कर रहा था क्वेश्चन, कौन सा है? नंबर तुम लोग अच्छा हाँ, यहाँ लिख रहा हूँ। नेक्स्ट 24.4 आई हैव डाउट इन आदित्य, किसमें? क्वेश्चन नंबर 1 2, अभी 3 4 में डाउट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 4 देखो। आदित्य का डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 and 4। जस्ट रीड करो एवरीवन, क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ Ag2CO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सफिशिएंट ऑक्सीजन। Ag2CO3 को हिट करोगे, O2 आएगा फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ C2H2 विच प्रोड्यूसेस 11.2 लीटर एट CO2। ये है ना, तो 11.2 लीटर CO2 एट STP मतलब 0.5 मोल CO2 है। तो C2H2 उसका भी हाफ आएगा, 0.25 मोल होगा। तो 0.25 मोल C2H2 है, तो उसके लिए O2 कितना चाहिए? 2.5 टाइम। यही है ना, 0.25 इंटू 2.5, तो ये आ जाएगा तुम्हारा। और उससे Ag2CO3 को जब हिट करोगे तो क्या होता है? Ag2O + CO2, और Ag2O ब्रेक हो जाएगा Ag और O2 में। बस हो गया आंसर, और क्या। देखो क्वेश्चन नंबर 3 ना, इसमें क्या दिया हुआ ना, Ag2CO3 इसको हिट करने पे क्या आ जाता है? Ag2O + CO2, जो कि फर्दर ब्रेक हो जाता है Ag और O2 में। तो बैलेंस इक्वेशन क्या होगा? ऑक्सीजन तो इसी तरह से आ जाएगा ना, इट गिव्स आउट Ag + O2 + CO2, बैलेंस कर दो। इससे Ag कितना आएगा? 2 Ag, और ये हाफ O2 करके बैलेंस होगा ना। ठीक है। अब C2H2 + O2, इससे क्या आ गया? ये 2.5 O2 करें तो 2CO2 + 1H2O, यही रहेगा ना। और CO2 का मोल दिया हुआ था अपने को, CO2 का मोल कितना था? 11.2। 11.2 / 22.4 लीटर, 0.5 आ गया ना। O2 कितना चाहिए इसके लिए?
2.5 इंटू 0.5 मोल, यही होगा ना, ये मोल में हो गया अभी। अब इतना मोल तुम्हारे पास है तो इसका कितना आएगा, हाफ के लिए 1 डबल आएगा ना, ये 2.5 इंटू 0.5 मोल है, इससे इसका मोल कितना आ जाएगा, डबल। रेशियो क्या है, 1 से 1 हाफ ना, ये 1 से हाफ आता है, मतलब ये 2 इंटू 2.5 इंटू 0.5 मोल, यही रहेगा ना। अब इससे इसका मास कितना आएगा, 2 इंटू 2.5 इंटू 0.5 इंटू Ag2CO3, 216 प्लस उसका 60 आता है CO3 का। अब ये डेटा देख लो कितना करीब जा रहा है, कितना आएगा, कैलकुलेशन करो बताओ। फोर 1380, ऐसा आंसर आ रहा है क्या, दो अलग अलग आंसर कैसे हो? अच्छा 1380 आ रहा है, आंसर चेक कर लो कितना हो गया, 2 इंटू 0.5 तो ये तो 1 हो गया, यही है ना, और ये 2.5 है, 2.5 इंटू ये कितना हो गया, 276, 276 का डबल 540, 690 के आसपास। हाँ आंसर सी है ना, एक 690। डेटा एक बार चेक कर लेना, सी। ओके क्लियर हो गया अभी? नहीं, एक डेटा रॉन्ग हो रहा है इसमें। कहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, ये 2 भी तो था, ये 2.5 था, बाई 2 भी तो है ना हर जगह, बाई 2 भी कर देना। हाँ ये 2 होगा तो ये इसका बाई 2 ना, ऐसे होगा, ओवरऑल का बाई 2 भी है तो 690/2 आएगा ना, 345 ग्राम आएगा। क्लियर हुआ कैसे हुआ? ओके, थर्ड के बाद कौन सा है, फोर्थ राइट। फोर्थ भी आदित्य तुम्हारा डाउट है राइट। ओके फोर्थ में देखो, alpha particle with the speed v naught is projected from infinity and it approaches up to distance r from the nucleus. Then the speed of alpha particle which approaches up to 2 r naught distance from the nucleus is, ये डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच है, तुम्हें याद आ रहा होगा तो ऐसा एक क्वेश्चन किया था, यही था ना, उसमें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे होता था ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल वी नॉट की स्पीड से गया तो वो अप टू आर नॉट आ रहा है, तो विच अप्रोचेस टू आर नॉट के लिए क्या लोगे इसका, इफ अल्फा पार्टिकल स्पीड वी नॉट इंफिनिटी से गया तो आर नॉट तक आ गया, टू आर नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो ये डायरेक्ट इक्वेशन हो गया आदित्य, ये जो हम लोगों ने किया था ना, याद करो ये अल्फा पार्टिकल ही था ना, कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है याद होगा, हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस मतलब He2+, यही है ना, मतलब ये क्या है, इसमें बस 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है और कुछ नहीं है, ये न्यूक्लियस है, हीलियम न्यूक्लियस ऐसा होगा।
ये जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से जाएगा He2+, तो यहाँ पे जाके वो रुक रहा है। ये एटॉमिक नंबर मान लो जेड दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। जैसे कॉपर हो गया था, जेड का वैल्यू 29 होगा। जिंक होगा तो जेड का वैल्यू 30 होगा। अल्फा पार्टिकल जैसे जैसे इसके नजदीक जाएगा, फाइनली जाके कहीं ना कहीं वो रुक जाएगा, ये होगा ना। और यहाँ पे रुका तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका काइनेटिक एनर्जी इसका पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ ये था। और धीरे धीरे जैसे जैसे जाएगा वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे काइनेटिक क्या हो गया था, 0 हो गया था, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर ZE इंटू 2E/R। ऐसे था ना, याद करो। तो अब यहाँ पे दे दिया कि V0 के लिए R0 पे आ गया। तो एक और डेटा क्या पूछा उसने, देखे क्या डेटा दिया उसने। तो 2R0 पे रखने के लिए क्या स्पीड आएगा, V0 के लिए R0 पे रुक रहा है, तो 2R0 के लिए क्या होगा, हाँ एम अल्फा V0 स्क्वायर लोगे, तो इसको के ले लो, ZE इंटू 2E/R0 पे रुक रहा है, तो हाफ इंटू एम अल्फा इंटू वी क्या लोगे कि ये 2R0 पे रुके। अब ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके सॉल्व करो तो एडवांस के क्वेश्चन बहुत इजी थे। अच्छा एडवांस में तुम लोग मार्क्स भी अच्छा लाए हो इसके लिए, है ना। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन दिया। आंसर बी आ रहा है और दिया हुआ क्या है, अच्छा बी ही दिया हुआ है। अब तो ठीक है, ये देखो ना, ये सब चीजें मैं बार बार बोल रहा हूँ, आईटी में बार बार आते रही है। जिसने भी नोट्स बार बार रिवाइज किया है उसका बहुत आराम से हो जाएगा आईटी। यही सब क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी न्यू नहीं है। पहली बार में तुम्हें प्रॉब्लम आया होगा, सब होगा, अब कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है। कल मेरे एक स्टूडेंट का कॉल आया था, जो यहाँ का मेडिकल वर्ष का टॉपर था, निनाद करके। मैं मेडिकल बैचेज लेता नहीं हूँ, आईटी बैचेज ही लेता हूँ, बट उसके जिद पर लेना पड़ा मुझे, क्योंकि उसने रिपीट किया था कि सर प्लीज आप लोग आप करोगे तो मैं सही से आ जाऊंगा, एकदम सही हो जाएगा मेरा। उसने इतना जिद किया कि मैंने स्पष्ट मना कर दिया था। फिर डीडी सर ने भी बोला तो वो लेक्चर ले लिया मैंने कि ठीक है चलो, नीट का एक बैच ले लिया था मैंने, चलो उसके जिद पे। कल वो बहुत खुश था, बहुत हैप्पी होकर कॉल किया। उसने जानते हो कितना मार्क्स स्कोर किया, 720 में 655 मार्क्स। और आज तक का एलन थाने का हाईएस्ट था 635। 720 में 655 और केमिस्ट्री में 180 में 170। उसने 1 मार्क्स एल्डोल कंडेंसेशन का, जो डायरेक्ट मेरे नोट्स से था, रॉन्ग कर दिया। सिर्फ इतना ही बताया कि सब चीज तो आपका नोट्स से ही आता है। ये चीज समझो, मेरे नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे सब चीज आएगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। 180 में 175 मार्क्स कौन सोचता है। वो लेके आया टोटल 655। चलो उसी कारण मैंने मेडिकल बैच किया था। तो तुम लोगों को भी मैं गारंटी देता हूँ, ये नोट्स सब रिवाइज करते जाओ, एक एक क्वेश्चन नोट से आएंगे आईटी। ओके नेक्स्ट बताओ अभी कौन सा है। अनुराग कौन सा बोल रहे हो, तुमने बोला था ना पहले।
क्वेश्चन नंबर 12 एंड 18। हाँ तो पहले 12 18 देख लो, ये देखेंगे सब। अनुराग तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं केमिस्ट्री में? दोनों में कितना स्कोर किया तुमने ये बताओ। ओके 12 देखो एक बार रीड करो सब, अनुराग के डाउट। 12 all spectral lines belong to the Balmer series in hydrogen spectrum lie in the visual range। हाँ बाल्मर सीरीज में जितना आता है, बाल्मर सीरीज से मोस्टली तुम्हारे विजुअल में आ जाएंगे, बट सबके सब नहीं आएंगे। कैसे? ये इनकरेक्ट हो जाएगा कैसे? ये भी क्वेश्चन कहीं कहीं पूछते रहते हैं, तो ये सब क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा यदि सारे बुक सॉल्व करो ना कहीं से ये सब मिल जाते हैं। अनुराग कितना? 82 मार्क्स। ओके और एडवांस में कितना ले आ रहे हो? केम 82 इज गुड, वेरी गुड। ये कितना था ना, फर्स्ट ऑर्बिट -13.6, सेकंड -3.4, ये इंफिनिटी, इसका वैल्यू कितना हो गया 0। यहाँ से जंप करेगा तो 3.4, और यहाँ से जंप किया तो 1.9। तो मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करें हम लोग, तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा यहाँ पे? एडवांस में 36 लेकर आ रहे हो। ओके इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बाय कितना मैक्सिमम आएगा 3.4, और ये कितना आ जाएगा मिनिमम 1240 बाई 1.9, ऐसा एक डेटा दिया था। ये कितना हो जाएगा ऑलमोस्ट 40 के करीब ना, मतलब 400 नैनोमीटर, और ये करीब 200 नैनोमीटर, नहीं 600 नैनोमीटर, नहीं 300 हो गया ना। ओके करीब करीब 300 मीटर, मतलब 3000 एंगस्ट्रम। तो ये तो विजिबल लाइट नहीं है ना, से लेके कितना हो रहा है ऑलमोस्ट 6000 एंगस्ट्रम के आसपास। तो 3800 से लेके उधर विजिबल आता है, तो सबके सब इसमें विजिबल में नहीं आया ना। मोस्टली विजिबल है बट सब विजिबल नहीं है, तो एक इंपॉर्टेंट एस्टिमेट है जो पूछते रहते हैं। क्लियर? अच्छा केवल ये ऑप्शन में था, तब तो ठीक था। हाँ साल तक मैं नीट नीट की बात कर रहा था, वो नीट का मेरा स्टूडेंट था, उसने पिछले साल जबरदस्ती बहुत हंगामा किया, नहीं सर आप लोग लेक्चर तो मुझे लेना पड़ा। वो और उसकी पूरी टीम ही थी, मैं तो नहीं ले रहा था, उन्हीं की जिद पे लिया, बट अच्छा लगा कि वो लोग की जिद पे ले तो लिया, बट रैंक तो लेके आया ना वो बच्चा। और वो भी ऐसा ऐसा नहीं, 655 बहुत हाई हो गया। हाँ हो जाना चाहिए, बहुत टैलेंटेड बच्चा है, उसका यूट्यूब पे देखोगे तो 7 8 इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए अपना फोटो डाला हुआ है। वो जो भी आता है सब गिटार वगैरह कई तरह के ऑपरेटर्स बजा के उसने फोटो डाले। लाइमन में भी
नहीं, उसका अल्ट्रावायलेट विजिबल से जस्ट नीचे पड़ा ना, तो वो यूवी रेंज में ही जाएंगे सब। डायमंड कैसे ही होगा, यूवी रहेगा, बट ये सब के सब विजिबल नहीं होते, इसलिए बार बार पूछते हैं। ओके, नेक्स्ट कौन सा था अनुराग तुम्हारा, ये क्वेश्चन नंबर 12। 12 के बाद तुमने बोला एक 18। 18 तो बताया ना? हाँ। 18 ही बोला तुमने, हाँ। A sample of mixture of CaCl2 and NaCl weighing 4.4 ग्राम was treated to, ऐसा तो बुकलेट में था अपना, जो मैंने क्वेश्चंस कराया था स्टार्टिंग में, केमिकल इक्वेशन का एक बुकलेट दिया था ना, उसमें CaCl2 और NaCl है, 4.44 ग्राम है। उसको प्रेसिपिटेट किया गया, ऑल कैल्शियम एज CaCO3, सबको CaCO3 बना दिया गया। उसके बाद इसको हीट किया गया। अच्छा, CaCO लिखा हुआ है, तुम ये बोल रहे हो, CaCO कोई कंपाउंड ही नहीं होता, और में स्प्रिंट है तो वो CaCO3 ही लेंगे। वो एज्यूम्ड है कि CaCO3 होगा, नहीं भी होगा तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सारे कैल्शियम को कन्वर्ट करना है तुम्हें। CaCl2 के बाद Ca जो भी बने मतलब नहीं, और वही CaCO में बना, यही है ना? तो CaO का मोल मालूम है, 1.12 डिवाइडेड बाई 56, कितना हो गया? 2 × 10⁻² मोल। तो CaCO3 भी, या CaCO या CaCO4 या CaCO5 जो भी बने, फर्क नहीं पड़ता, वो भी कितना आ जाएगा? उतना ही, 2 × 10⁻²। इसका मतलब कैल्शियम स्टार्टिंग में कितना था? 2 × 10⁻² मोल था CaCl2। पीओसी लॉ कर रहे हैं हम लोग, फिर बताता हूँ ठीक से। 2 × 10⁻² मोल है, तो इसका मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास कर दो, मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास 111 है, तो 2 × 10⁻² इंटू 111, 2 मतलब 2.22, तो 2.22 ग्राम CaCl2 हो गया, तो 2.22 ग्राम NaCl हो गया, मतलब दोनों 50-50% है, 50% NaCl, 50% CaCl2। तो आंसर ए और सी हो गया, कुछ भी सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट हो गया। ये सब मैंने बोला था ना, बाद में सारे क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे जब तुम प्रैक्टिस रखोगे, मेरे जैसे आराम से इसी तरह देखने के साथ करने लोगे, नहीं तो फिर सॉल्व करो। देखो, कई लोग अभी कर पा रहे होंगे ऐसे, कई लोग ऐसे डायरेक्ट कर ले रहे हैं जैसे मैं कर ले रहा हूँ। जब ऐसे करने लगना तो समझना प्रिपरेशन तुम्हारा हो गया। यस, गुड टू गुड टू सी मेनी ऑफ यू आर सेइंग यस, ऐसे कर ले रहे हो। भार्गव, पाठक, श्रेयांश, यही मैंने बोला ना, असल में केमिस्ट्री में डेप्थ नहीं है। हर क्वेश्चन 2-3 मिनट, 2-3 मिनट, 1 मिनट के अंदर सॉल्व होता है। बस देखो, कई क्वेश्चन बिना कॉपी पेन के सॉल्व हो जाता है। मैंने बोला था ना कि दास सारे क्वेश्चन ओरली करने लगा था, 20 मिनट में सब करके रख देता था। ऐसे ही ओरली होगा ना, पहले के लिए बहुत टफ क्वेश्चन था, अभी देखो, अभी देखते देखते 1 मिनट के अंदर तुमने आंसर कर दिया होगा। ये प्रैक्टिस है, तुमने 10 बार रिपीट किया तो तुम्हारा प्रैक्टिस हो चुका। कई लोगों ने एक बार पढ़ा फिर देखा ही नहीं, तो उनसे तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हुआ होगा। आज डाउट्स में टाइम निकल गया सारा। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेंगे हम लोग, जरूरत पड़ेगी तो। अगले बार क्या है, गैस लॉ आया? रेडॉक्स है? गैस लॉ नहीं है, रेडॉक्स है? श्योर? मुझे शेड्यूल देखना पड़ेगा एक बार, कोई मुझे शेड्यूल भेज देना तो। अच्छा, ओनली रेडॉक्स रिएक्शन लिखा है ना, तो उसमें सब आ गया, टाइट्रेशन वगैरह, बहुत टफ टॉपिक आ गया तुम्हारे सामने। इट इज इक्विवेलेंट टू मोल कंसेप्ट, जैसे मोल कंसेप्ट पहले टफ लग रहा था वैसा रहेगा, बाद में इजी पड़ जाएगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखो, सब निपटा देंगे। ओके, मतलब भेजा, एक बार देख लेता हूँ। चलो, तुम लोग साथ पढ़ाई करने में बहुत मजा आने वाला है, इतना समझ में आया मुझे।
हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन गैसियस स्टेट, तो अगले के लिए है। ये 12/9 का हो गया और 3/10। अच्छा, अभी हम लोग अक्टूबर में एंटर कर गए। रेडॉक्स रिएक्शन क्यों दिया हुआ। मेरे नोट्स बहुत ही शानदार मिलेंगे तुम्हें, बहुत हैप्पी हो जाओगे तुम लोग। वैसे नोट्स मिलेंगे नहीं, और क्वेश्चन भी उससे बाहर नहीं जाएगा, बस वही आएगा। कितना जितना पूछना है पूछ लो, बोलो। कहीं से भी पूछना है, आईआईटी भी नहीं पूछ सकते उससे ज्यादा। सो डोंट वरी, बट समझने की कोशिश करना सही से। हाँ बोलो, फिजिकल लेक्चर में तो बहुत मजा आता है। मौज मस्ती इंजॉयमेंट होते रहता है, लेक्चर चलते रहता है। रेडॉक्स इज इन यूनिट 3। अब बस खुलने नहीं वाला तुम लोग का, लेक्चर स्टार्ट ही हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आदित्य का डाउट है। नहीं, फिजिकल फिजिकल लेक्चर कैसे रिकॉर्ड होगा आदित्य। वो तो अभी रिकॉर्ड करके दे दिया जाता है, इसीलिए तो कई बच्चे वो लेक्चर भी अटेंड नहीं करते, बस वो पीछे रह जाते हैं वो। ऑफलाइन ऑनलाइन लेक्चर में वो बहुत प्रॉब्लम होगा। सामने मैं हूं तो इंटरेक्ट कर रहे हो, नहीं हो तो रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है, तुम्हारा भी मन नहीं लगेगा। हाँ, आंसर रेडॉक्स थोड़ा टफ है। हार्ड कॉपी मिला, उसमें नहीं है। रेडॉक्स टाइट्रेशन तुम लोग इससे पढ़ सकते हो, टिल्डन जब तक मैं पढ़ाऊंगा ना। कई बच्चे तुम लोग ये ले लेना, आरसीएम की बुक होगी या पी बहादुर की बुक होगी, रेडॉक्स में पहला होगा बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स सेक्शन। थोड़ा खुद से करके रखोगे ना, तो जैसे ही मैं बताऊंगा बहुत इजी जाएगा। बट अब टाइम कहाँ है, मैं तो कल ही बताने वाला हूँ। हाँ, बट कल तो केवल डेफिनेशन वगैरह जाएगा, तो थोड़ा पढ़ के रखो। पी बहादुर है ना, हाँ, तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन एक टॉपिक होगा, और दूसरा होगा रेडॉक्स टाइट्रेशन। ये दोनों इसी में करना है हम लोग को। तो बड़ा टॉपिक है, तो शायद एक्स्ट्रा लेक्चर लेना पड़ेगा। एक्स्ट्रा लेक्चर मेरा हमेशा चलते रहेगा, इधर भी उधर भी। तभी हम लोग डिटेल में नोट्स बना सकते हैं। नहीं तो कई टॉपिक्स नोट्स में नहीं रहेंगे, फिर एग्जाम में जाकर सोचना होगा। बेटर मेरे साथ ही बैठ के सोच लो, एग्जाम में जाकर डायरेक्ट याद करके जाओ। तो सारे क्वेश्चंस मैं कवर करा देता हूँ, भले एक्स्ट्रा लेक्चर लेना पड़े। अवस्थी में है रेडॉक्स। पहला ही टॉपिक में जो देखोगे टाइट्रेशन आएगा, बट टाइट्रेशन कैसे करोगे तुम। इसी में नॉर्मल और रेडॉक्स दोनों लेना पड़ेगा हम लोग को। बड़ा टॉपिक है बहुत। अच्छा, देखते हैं, इस सैटरडे के लिए कर लेंगे। जेई के लिए रिकॉर्डेड सेशन जरूरत नहीं है। सार्थक, ऐसा लगता है ना कि देखो ना, ऐसा लगता है कि रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे तो सब समझ में आएगा, ही होगा। बट एक ऐसा लेवल आएगा ना तुम्हारा, आफ्टर अगस्त नेक्स्ट टाइम, जो टॉपिक तुम्हारा वीक पड़ा है, जो नहीं समझा है, एक बार भी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तुम्हें लगेगा कि अरे इसके लिए मैं टीचर डिपेंडेंट हो रहा था, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। फिर अल्टीमेटली जब वो आईटी तक पहुंचोगे तो लगेगा कि अरे ये सब चीजें बहुत ईजी है। तुम रिसर्च करने जब जाते हो बीटेक में, एक दिन में 300 पेज पढ़ते हो और समझ में भी आता है। तब लगता है कि अरे एक एचसीआर में पढ़ने में 2 साल लगा दिया हम लोगों ने। बीटेक में जाके अचानक फीलिंग ही अलग हो जाएगी कि अरे ये तो एक दिन में जब 300 पेज पढ़े तो बहुत गुस्सा आएगा, जब रिसर्च करने में प्रोफेसर बोलेंगे इतना पढ़ने को। फिर बाद में आदत हो जाएगी, तब लगेगा कि अरे ये तो बहुत आराम से कोई भी टॉपिक किया जा सकता है, मैं अपनी कैपेबिलिटी को बहुत कम समझ रहा था। तुम्हारी कैपेबिलिटी अनलिमिटेड है, जब तुम करोगे तब मालूम चलता है जो जहां से तोड़ दिया है। तो जब तुम पढ़ने जाओगे तो रिकॉर्डेड सेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम खुद से पढ़ने की एक बार आदत लग गई ना। सोचो कि आईआईटी में जाओगे तो 53%, 47% टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कोचिंग से बच्चे जाते हैं, और 53% गांव से बच्चे जाते हैं जिनको कोई कोचिंग नहीं मिलती। उनको कौन पढ़ा रहा है। वो हम लोग जैसे बच्चे थे गांव के, जहाँ कोई टीचर नहीं मिलता। एक ही चीज थी, गांव के हर बच्चे को मालूम है कि एक बुक 10 बार पढ़ना है, रट्टा हो जाएगा, उसके बाद कोई भी नया क्वेश्चन आएगा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। इतने बार करो कि जैसे ये सब क्वेश्चन कैसे ओरली होने लगा, पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, तीसरी चौथी पांचवी करते करते इजी पढ़ते जाता है। एकदम इजीली बाद में होने लगता है। तो वो बस यही जानते हैं, एक बुक को 10 बार करना है। हम लोग को भी सीनियर्स ने बता दिया था कि भाई तुम्हें 10% समझ में आएगा पहली बार पढ़ोगे तो, दूसरे बार में 20% हो जाएगा, तीसरे बार में 30% हो जाएगा।
तुम लोग के साथ ऐसा नहीं है, तुम लोग के साथ मैंने पढ़ा दिया पहली बार में 50% हो गए, बाकी 50% तो रिवीजन करके कवर कर लेते हो। यही होता है ना। बट हम लोग के साथ था, बुक पढ़ते थे 10% ही समझ में आता था, अगले बार 10% और बढ़ता था, अगले बार 10% और बढ़ता था। बाद में बढ़ने की कैपेबिलिटी इतनी अच्छी हो गई कि नई टॉपिक भी तुरंत तुरंत ज्यादा जरा जरा समझ में आने लगा। तो ब्रेन की कैपेबिलिटी बढ़ते जाती है फिर। पर तुम्हें टीचर डिपेंडेंसी हट जाएगी कि सर रहे चाहे ना रहे, मैं पढ़ के खुद से कर लूंगा, तुम देखो फिर से होने भी लगेगा। बिल्कुल, तुम्हें एक ट्रस्ट टीचर पे ही करना पड़ेगा, और उसी से होता है। एनसीईआरटी में भी है रेडॉक्स, यस बिल्कुल है। हाँ, एक्स्ट्रा लेक्चर इज बेटर देन लेस मार्क्स ऑलवेज। जब वर्क हार्ड करते हो तो एक्स्ट्रा मार्क्स आने ही आने हैं ना। तुम अपने आवर्स से बढ़ा के देखो, रोज 10 घंटे पढ़ के देखो, देखो तुम्हारा मार्क्स 250 से कम आ जाए तो बोल दो। तब तुम्हें समझ में आएगा कि यार एवरीथिंग इज हार्ड वर्क, नथिंग एल्स। एनसीईआरटी भी पढ़ लेना। अरे मेरा रैंक आया था 3672, बट उस समय जो था ना, मुझे बैक ब्रांचेज मिल रहे थे, तो फिर मैंने निफ्ट रांची ज्वाइन कर लिया था। बट दैट वाज आल्सो थ्रू आईआईटी। नाउ इट इज थ्रू व्हाट, ये जो जेई मेंस है उसके थ्रू कर दिया गया। हाँ, रेडॉक्स पढ़ा पढ़ा तो चलेगा, पढ़ो। मैं वही तुम लोग को अपने आप पे इंडिपेंडेंट होने को बोल रहा हूँ। जब तक मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ, दास ये चीज समझ गया था। मेरे पढ़ाने से पहले एक वीक के अंदर वो बुकलेट सॉल्व करके बैठ जाता था। जब मैंने बताया कि ऐसा होता है, गांव में ऐसे करते थे हम लोग, खुद से पढ़ते थे, समझ में आता था, तो उसने एफर्ट लेना स्टार्ट किया। तो उससे क्या हो गया ना, एक बार तो खुद करके आ गया। जब मैंने पढ़ाया तो रिवीजन हो गया, तीसरे चौथी तक मैं अवस्थी वगैरह सब सॉल्व कर गया। बट तुम्हें एक चीज देखना पड़ेगा कि कुछ सॉल्व एग्जाम्पल जरूर देखो। केमिस्ट्री के लिए मैं यही बोलूंगा कि तुमने पी बहादुर, आरसीएम, अवस्थी जो भी लिया है, उससे पहले सॉल्व करो। नहीं होता 2 मिनट के अंदर आंसर देख लो, क्या फर्क पड़ता है, 2 मिनट के अंदर आंसर देख लो। टाइम ज्यादा वेस्ट मत करो, फिक्स टाइप ज्यादा टाइम नहीं लगाना इसमें, 2 मिनट बहुत हो गए। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, अब 10-10 मिनट मत लगाओ, नहीं तो होगा ही नहीं, बुकलेट ही नहीं होगा। हाँ, मैं और मेरे दोस्त सब ने, मैंने बताया था ना, हम लोगों ने कभी 14 घंटे से कम पढ़ाई भी नहीं की थी। निराशाजनक तक 14 घंटे पढ़ना, मतलब बहुत डिप्रेस हो जाते थे। 15, 16, 17 पढ़ाते थे, क्योंकि मालूम था गाँव में ही रह जाएंगे हम लोग। मैं और मेरे 4 फ्रेंड थे, 3 फ्रेंड, हम लोग मिल के ही पढ़ते थे। सब अच्छे ही रैंक लेकर आए। मनोज कुमार सिन्हा थे 1800 रैंक लेकर आए। अशोक कुमार गुप्ता 1000, मतलब 1000 रैंक लेकर आए। अनिल का भी कुछ 3000 रैंक आया था ऐसे। वो लास्ट में हम लोग जाकर आपस में इवनिंग में डिस्कस कर लेते थे सब। ये पॉइंट नहीं समझ में आया, किसी को समझ में आता, किसी को आया। टीचिंग प्रोफेशन में क्यों आया मैं, है ना। आई वॉज देयर इन द भारत फौज फ्रॉम 2004 टू 2005। 1 साल था वहां पे, फिर वो लोग जबरदस्ती मुझे जर्मनी भेज रहे थे। अब मुझे फॉरेन जाना पसंद नहीं था बिल्कुल। जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं ना, उन्हें गांव ही पसंद आएगा या इंडिया ही पसंद आएगी। तो वही चीज था कि मैं नहीं जा रहा था। एक फोर्स 3 करके सॉफ्टवेयर था, वो यूएस में, मतलब कहीं सॉल्व नहीं हो रहा था। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर था। उसको मैंने 7 दिन बैठा, पूरा पीसी पे सॉल्व कर दिया था वो। तो बाबा कल्याणी बहुत खुश हुए थे। बाबा कल्याणी एमडी है अपने कल्याणी ग्रुप के। वो आए थे मिलने के लिए पर्सनली मुझे। फिर उन्होंने बोला कि ये जाके काम जर्मनी और जितने कंट्री में अपना है वो सब जगह कर दो, फिर उधर ही रह जाओ, क्या फर्क पड़ता है, उधर का संभाल लो। तो फिर मैंने बोला नहीं, मुझे इंडिया ही चाहिए। फिर मैंने सोचा कि किस फील्ड से मैं रह सकता हूँ अपने जगह पे, तो मुझे लगा कि एक टीचिंग फील्ड ऐसा है और जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। उसके इंटरेस्ट का रीजन ये था ना कि जब हम लोग को कोई टीचर नहीं मिला, तो एक मन में पहले ही से था कि टीचिंग करना अच्छा लगता था, क्योंकि डेप्थ नॉलेज आ गया था बुक्स पढ़ पढ़ के। तो मैं और मनोज कुमार सिन्हा भी देखोगे तो वो पटना में है, पटना के उनके कई जगह होर्डिंग्स लगे होंगे मनोज कुमार सिन्हा के। वो फिजिक्स के अच्छे टीचर है बहुत, उनके बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, कई टॉप रैंकर पड़े उसके। तो हम दोनों टीचिंग में इंटर करेंगे। उन्होंने भी अपना आईआईटी वाराणसी से किया था, टाटा स्टील में 1 साल जॉब किया, छोड़ के आ गए टीचिंग में। क्योंकि एक दिल में रह जाता है कि नहीं, मुझे कोई टीचर नहीं मिला, मैं दूसरे को पढ़ाऊंगा। मैं गया था NIFFT रांची, निफ्ट रांची। अच्छा ही हुआ ना, आगे अब मैं बहुत खुश हूँ। जब तुम लोग जैसे बच्चे आगे चले जाते हो आईआईटी में, थैंक यू कहते जाते हो, वही सबसे बड़ा प्राइज होता है। वल्लभ अभी अच्छा लग रहा है, जर्मनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी था। अब मुझे लग रहा है कि मैं ही जर्मनी जाता तो तुम्हारा आईआईटी कौन कराता है, इतने बच्चे जो इतना थैंक यू कह के गए उनको कौन कराता।
अब मैं और मेरे दोस्त मतलब सोचो, कभी भी हम लोग 14 घंटे से कम नहीं पढ़ते थे, चार्ट बनाते थे 15 16 17 घंटे। लोग सोचेंगे अरे इतना कैसे पढ़ सकते हैं, अरे ऐसे ही पढ़ते हैं गाँव में बच्चे। आरा गांव है मेरा, बिहार के पास, बिहार में। आरा में जाओगे ना तो कई बच्चे ऐसे हैं जो उनके पास पढ़ने के लिए जगह नहीं है। उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, स्ट्रीट लाइट लगाया, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे। तुम लोग पढ़ते होगे कि ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, सुना होगा तुमने राजेंद्र प्रसाद वगैरह की स्टोरी। वो ट्रू है वहाँ गाँव के लिए। लाइट ही नहीं है सबके पास, ना वो बिल पे कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि एक लेक टाइप का था, उसके चारों ओर से लाइट जला दिया। वहां पे जाओगे तो 2-3 हजार बच्चे बैठ कर पढ़ते रहते हैं। उसमें कितने आईआईटी क्वालिफाई करते हैं, कितने नीट क्वालिफाई करते हैं, कितने आईएएस क्वालिफाई करते हैं, बैठ के वहां पे पढ़ रहे हैं वो स्ट्रीट लाइट के नीचे। तो ऐसे वो बच्चे आगे आएंगे कि तुम लोग वो बच्चे जिनको सब कुछ मिल रहा है, टीचर भी मिल रहा है, फिर वो पढ़ना ही नहीं चाहते। और एक ये है ना, जो किसी भी हालत में पढ़ना चाहते हैं, उन्हें जैसे भी हो जाए पढ़ रहे हैं। तो देखोगे तो अच्छा, मैं कभी उसका जाऊंगा तो इसको फोटोग्राफ निकाल कर आऊंगा, कैसा लगता है, कितने बच्चे बैठे हुए हैं। उनको ऐसा नहीं कि मच्छर नहीं काट रहे, बहुत मॉस्किटो होते हैं। और वो जानते हैं मॉस्किटो काटते हुए मच्छर को भगाने लगे तो उनका आईटी नहीं होगा। तो वो इतना हार्ड वर्क करते हैं, तो बताओ वो बच्चे क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं वो 53% होंगे, क्यों कोचिंग वाले 47% है। कोचिंग में तो हम लोग सब कुछ डायरेक्ट दे रहे हैं। फिर भी प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे खुद से पढ़ना ही नहीं चाहते। फिर कई बच्चे हैं घर पे जाके फिर वो पढ़ेंगे ही नहीं। और वो बच्चे क्या है, जिद में बैठे हुए हैं कि नहीं मुझे इस गांव से निकलना है, मुझे भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो दिन रात पढ़ते हैं, तो उनके सामने कौन आएगा बताओ। उन्हें अच्छे टीचर नहीं मिल रहे हैं। उन्हें एक क्वेश्चन समझने में जो उनको, जो तुम्हें 2 मिनट लग रहा है, उन्हें एक एक दिन लग जाता है, अगर वो टाइम दे दे रहे हैं उतना। हाँ, उसे प्रिजर्व करो। मतलब ये जो नॉलेज होगा ना, बार बार रिपीट करना ही एक सॉल्यूशन है। किसी भी चीज को तुम बार बार रिपीट करोगे, देखो वो क्वेश्चन देखते देखते यूं हो जाएगा। 10 बार बुकलेट करके तो देखो, यही सब तो हम लोग ने करके देखा कि एक बार 10 बार कर लिया ना। पुरानी ट्रिक थी। गया से एक बंदा आईआईटी में निकल गया, फिर वही ट्रिक सबको बता के गया, तो उस गांव से सीधे 41 स्टूडेंट निकल के गए अगले साल आईआईटी में। उसके बाद तो ट्रेंड हो गया, फिर वही ट्रिक सबको मालूम चल गया, 1 बुक 10 टाइम 10 द ट्रिक। उसके बाद कुछ भी करो हो जाता। तो हम लोगों ने गांव से देखा, तो यही ट्रिक जानते हैं, यही सबको बताते हैं। हर आदमी का अपना ट्रिक होगा, सबसे पूछ सकते हो। बट हम लोग गाँव वाले का जो 53% है, उन सबका यही एक ट्रिक है। हाँ, तुम लोग गाँव में हर आदमी की एक स्टोरी होती है। खैर अभी तो फिजिकल लेक्चर होगा तो सब मुझे स्टोरीज नहीं जानते थे, इतने स्टोरी सुनाता था। इतनी स्टोरी कि सर बोलते थे सर आप तो बुक लिख दोगे। और सब सही सही स्टोरी, हर आदमी से मैं मिलवा सकता हूँ, सबसे बात करा सकता हूँ। एक स्टोरी तो देखो क्या होता है कि एक बच्चा था वहां पे, अ, जहाँ पे सब बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं गया था गांव में, 2008 की बात है। आईआईटी मुंबई में, बल्कि यहाँ पे बॉम्बे में जॉब कर रहा था। गया था तो एक बच्चा सत्तू बना के बेचता था। सत्तू मतलब चना पिसा हुआ रहता है, उसको पानी में डिजोल्व करके देके तीन मतलब इस तरह से दे देता था। उससे पूछा तो वो साथ में एक गेस्ट पेपर था, मतलब एक इंटरमीडिएट की ऑर्गेनिक बुक थी, वो पढ़ रही थी। मैंने बोला बताओ ये ऑर्गेनिक पढ़ रहा है ये बच्चा, और ये सत्तू बेच रहा है यहाँ पे बैठ के, खड़े खड़े है ना, साथ में ऑर्गेनिक के रिएक्शन लर्न कर रहा है। मैंने बोला कि तुम अभी पढ़ते हो? तो उसने बोला कि इस बार मुझे एक्सपेल्ड हो गया मैं एग्जाम से। मैंने बोला क्यों एक्सपेल्ड हो गया? तो किसी ने चीट मेरे ऊपर भेज फेंक दिया था, तो मुझे एक्सपेल्ड कर दिया गया, अगले साल मैं 12th दे पाऊंगा। मैंने बोला कि झूठ बोल दो, तुम्हें कौन एक्सपेल्ड करेगा, नहीं पढ़ा होगा ठीक से, मुझे क्या पता पढ़ा होगा। तो उसने बोला कि नहीं आप कुछ भी पूछ लो, मुझे सब आता है। उससे पूछा मैंने, उसे सही में सब आता था, फिजिकल ऑर्गेनिक सब कुछ उसे अच्छे से आता था। मैं बोला कि सुबह से शाम तक लोगों को सत्तू बना के बेच रहा है, और उसके बाद वो बच्चा मतलब उसके बाद भी इतना उसे याद है ना। तो फिर मैं गया, उसको अच्छे अच्छे बुक्स खरीद के दे के गया, बोला कि इसको अच्छे से बैठ के पढ़ो, जो जो जरूरत ही दिया। बट वो बहुत मुश्किल था उसके लिए लाइफ, क्योंकि एक रूम में रहते थे वो लोग। बारिश में तो सो भी नहीं पाते थे, वो टपकते रहता था, जगह ही रहते थे अम्ब्रेला लेके। और लाइट वेट का भी वही प्रॉब्लम था, इधर ही पड़ता था। फिर वो बच्चा क्या हुआ कि पढ़ते पढ़ते इतना तो हो गया कि अगले साल उसने यूपी सीईटी क्रैक किया, उसमें चला गया। यूपी सीईटी में गया, वहां से पुणे के बाद 4 साल पास हो गया। उसके बाद 4 साल के बाद उसको पुणे में जॉब भी मिल गई। और जॉब मिलने के बाद 1 साल जॉब किया, उसके बाद डायरेक्ट टीचिंग में आ गया। अब डायरेक्ट टीचिंग में आ गया तो कहाँ वो एक समय तो याद है कि उस समय मैं नेक्स्ट टाइम गया था अपने एक रिलेटिव की शादी में, तो वो बर्तन धो रहा था वहां पे।
जो जूठे बर्तन थे ना वो, तो मैंने बोला अरे तुम बर्तन भी धोने आते हो? तो बोला कि इसमें हम लोग को 300 रुपये मिल जाते हैं एक दिन का, तो सबका जूठा बर्तन कलेक्ट करके धोता था। और आज अभी वो क्या है, उसके बाद उसने जॉब किया, अच्छा एक 2 साल जॉब किया था पुणे में, और उसके बाद उसने वहीं की कोई एकेडमी ज्वाइन कर लिया। अब उसकी सैलरी 2 लाख पर मंथ है। अब उसके घर वाले अपनी सिस्टर को कोटा उसने इस साल पढ़ने को भेजा है, और उसका एक भाई है वो तो पढ़ नहीं पाया, बट उसको उसने बिजनेस करा दिया। उसके फादर अभी भी सत्तू बेचते हैं, केवल इसको दिखाने के लिए कि ये मेरा पुराना बिजनेस, इसको नहीं छोड़ूंगा। बट अब उस शान से बहुत शानदार वाला अपना लगा के बना के बेचते हैं। तो अब उनकी लाइफ यू टर्न हो गई। एकदम ट्रू स्टोरी है पुणे, और वो बच्चा भी पुणे में ही टीचिंग कर रहा है केमिस्ट्री का। आ, अब नाम बताऊंगा तो फिर सबको उसके बैकग्राउंड जान जाएंगे, बट उसका यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं अब। और बिहार के टोन से जान जाओगे, उसके बहुत सारे वीडियो हैं फिर। कभी आएगा तो मिलवा दूंगा तुम लोग से, या बुलवा लूंगा, मिलवा दूंगा, बट लेवल्स करना सही नहीं रहेगा। ऐसे कई हैं। वहीं पे वो तो था ही, उसका एक फ्रेंड था, उसके फादर वहीं पे बैठ के वो ये मतलब जो कॉबुलर हैं वो थे, मोची थे वो। तो जब उसको बुक्स वगैरह मैंने दिया तो उसको भी इंटरेस्ट आया, वो भी उसके साथ पढ़ने लगा, राइट। और उसके चक्कर में वो भी पढ़ गया, वो भी इंजीनियरिंग के किसी कॉलेज में गया, उससे मेरा ज्यादा रिलेशन नहीं रहा। बट उसके बाद वो भी अपना आराम से गवर्नमेंट जॉब उसने कुछ तो पकड़ लिया। उन लोगों को कुछ रिजर्वेशन वगैरह भी था, नहीं तो कोई चांस नहीं था। तो होता क्या है ना कि एक चेन बनता है, तुमने किसी को खींचा तो मेरे थ्रू कई खींचे जाते हैं। इसके थ्रू वो बच्चा खींच के आया, अब उसके थ्रू कुछ और आएंगे, कुछ और आएंगे। जो सलमान खान जिस चेन की बात करता था ना वो मूवी में, एक कि 1 से 3 बनाओ, 3 से तुम 3 अच्छे को बोला करो, वैसे चेन लगातार उधर गांव में चलते रहता है, सब एक दूसरे की हेल्प करते करते ऊपर उठ रहे हैं। चलो कुछ पुरानी यादें पे चला गया था मैं, पुराने बातों पे चला गया बहुत ज्यादा। हाँ, जय हो मूवी में, तो वो तो मूवी एक्टर है, वो ऐसा बनाते, बट ऐसा रियल चेन वहां पे जाके देखो तब होता है। गया से एक बच्चा आईआईटी में गया था 91 में, अगले साल 42 बच्चे को निकाल के ले गया वो 42 कितनों को निकाल के ले गए। ओह अथर्व, इट इज सो गुड टू हियर। चलो, ये सब कोई बहुत, दास वगैरह को मेरा स्टोरी बहुत पसंद था, हमेशा कोई ना कोई स्टोरी सुनते रहते थे, ऐसे कई स्टोरी है। ऑफलाइन लेक्चर में मजा आता है, बीच बीच में जब बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक हो जाता है, केमिस्ट्री हो जाता है, तो मैं करते रहता हूँ। मेरा आज तो खैर डाउट था, डाउट में और कौन सा बचा हुआ है बता दो। वैसे तुम लोग कितने बच्चे हो, वही देख लो। 57, ओके। हाँ, पूरे साल धीरे धीरे जो स्टोरी जिसका याद आएगा सुनते जाऊंगा, और सुन के तुम आश्चर्य में पड़ जाओगे, ऐसा भी होगा। ग्रेट। अथर्व, अथर्व ने एक स्टोरी बताई मुझे। आज 1-to-1 सेशन है, मुझे व्हाट्सएप कॉल कर लो, कभी भी 1-to-1 सेशन है, व्हाट्सएप कॉल कर लो। कब से, 1 से 2 है? ओके, क्वेश्चन नंबर 11, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है? देखो 11 देखो तो। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस n1 ऑर्बिट ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर Z1 n है, ठीक है? सब पे ठीक है। n2 में हो गया, एटॉमिक नंबर Z2 है, ठीक है? तो अभी क्या पूछ रहा है? लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। लीनियर मोमेंटम mv होगा, एंगुलर मोमेंटम mvr होता है। तो लीनियर मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होगा? mv, v वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल। वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है? Z/n। Z/n ना। तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा फिर? कहाँ पे गया? पी इज द लीनियर मोमेंटम, अच्छा एल एंगुलर मोमेंटम।
तो P लीनियर मोमेंटम कर दोगे तो अपोजिट हो गया ना, mv क्या हो गया, v is z by n, मतलब P is proportional to 1 by n, तो B करेक्ट आ जाएगा, इनवर्सली रिलेटेड हो गया ना, z by n, P2 Z2 by N2 हो गया, P1 Z1 by N1 हो गया, तो B करेक्ट होगा। और एंगुलर मोमेंट MVR होता है, तो MVR डायरेक्ट NH by 2 पाई प्रोपोर्शनल टू N, L1 by L2 डायरेक्ट N1 by N2 आएगा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन वो क्या होता है, टाइम पीरियड का अपोजिट, टाइम पीरियड जेड स्क्वायर बाई एन क्यू था, तो ये एन क्यू बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो सी भी करेक्ट जाएगा, एन वन बाई जेड, एन वन क्यू बाई जेड वन स्क्वायर, एन टू क्यू बाई जेड टू स्क्वायर, यही होगा ना। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल था, टोटल एनर्जी का मॉड्यूलस, टोटल एनर्जी क्या था 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होगा वो। जो काइनेटिक एनर्जी जेड वन बाई एन स्क्वायर, तब तो फिर ये भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा, तब तो देख लो एक बार सब। अब इसको लिख के देख लेते हैं क्या क्या होगा। सबको लिखने से नहीं, सी नहीं होगा, हाँ। लीनियर मोमेंटम को लिखता हूँ, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू एम बी, एम वी नॉट जेड बाई एन, एल वन बाई एल टू विल बी जेड वन बाई एन वन इंटू एन टू बाई जेड टू, ऐसे लीनियर मोमेंटम। तो ये नहीं, लीनियर मोमेंटम तो उसने पी लिखा है, एंगुलर मोमेंटम क्या लिखा है, ओके, इसको पी लिख दो। पी हो जाएगा, ये पी हो गया फर्स्ट का, पी वन बाई पी टू ना, लीनियर, ये एंगुलर मोमेंटम है, ये एन एच बाई टू पाई होगा, एल वन बाई एल टू विल बी एन वन बाई एन टू, ये होगा ना थर्ड। कौन सा था, फ्रीक्वेंसी, बस यही एक रॉन्ग हो जा रहा है, टाइम पीरियड का दे रही है उसने, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वन बाई टी, टी क्या था, टू पाई आर नॉट वी नॉट एन क्यू बाई जेड स्क्वायर, क्या आ गया, प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यू। एफ वन बाई एफ टू कितना हो जाएगा, जेड वन स्क्वायर बाई एन वन स्क्वायर इंटू एन टू स्क्वायर बाई जेड टू, एन टू क्यू बाई जेड टू स्क्वायर, यही होगा ना। तो वही उसने डायरेक्ट दे दिया एन वन एन टू, तो टाइम पीरियड रहता तो सही हो जाता, और काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्ट दिया हुआ। काइनेटिक एनर्जी मॉडुलस ऑफ टोटल एनर्जी 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो के ई वन बाई के ई टू, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन होने लगेंगे बाद में, इजी, जेड वन स्क्वायर बाई एन वन स्क्वायर इंटू एन टू स्क्वायर बाई जेड टू स्क्वायर। क्लियर हो गया अभी। इसका आगे हो गया सिर्फ, अच्छा फॉर्मूला पता नहीं था, आदित्य तो कहीं रिवीजन थोड़ा लैक हो रहा है, रिवीजन बढ़ाओ। हाँ ए बी डी सी रॉन्ग हो रहा है क्योंकि टाइम पीरियड का रेशियो दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी उल्टा होता है। सिली मिस्टेक्स भी कॉस्टनेस वही है, मोर रिवीजन सिली मिस्टेक्स अवॉइड होते जाएंगे। और थोड़ा शांति भी जरूरी है, जब एग्जाम में सॉल्व करो ना तो अपने आप को शांत रखो, है ना। एग्जाम को एंजॉय करना आना चाहिए, जब एग्जाम को तुम एंजॉय करने लगते हो ना तो टेंशन चला जाता है। तो जो 20% क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं सबसे, जो घर पे आके लगते हैं अरे ये तो हो गया बहुत इजी था, वहीं पे नहीं हुआ, क्यों, एक प्रेशर अपने आप माइंड ले लेता है। कई लोगों का एक्सपेक्टेशन, खुद का एक्सपेक्टेशन कि मुझे आईआईटी में जाना है, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन, लोगों का एक्सपेक्टेशन, सब ऐसा सोच रहे हैं, वैसे सोच रहे हैं, मेरा ऐसा मार्क्स आ रहा है,
बस उतना ही में तुम्हारा माइंड घबरा जाता है। जब जाते हो एग्जाम में ना तो एक परेशान हो जाते हो। तो वो चीजें मत रखो, अपने आप को शांत रखो। शांत करने के लिए तुम्हें 15 मिनट मेडिटेशन करना होगा। कई बच्चे करते हैं, बट मेडिटेशन को पता नहीं कि स्टिग्मा या क्या समझते हैं कि लोग उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। बट तुम 15 मिनट डेली यूट्यूब से देख के कहीं से भी देख के 15 मिनट मेडिटेट करोगे ना, तो तुम 15 मिनट के लिए थॉटलेस होगे। और जो थॉटलेस होगे 24 घंटे थॉटलेस हो पाओगे। तो तुम अपने थॉट्स को देख पाओगे। जब तुम क्वेश्चन एग्जाम देखोगे तो देखोगे तुम्हारा बॉडी पूरे घबराहट परेशानी में, तुम उसको शांत कर लोगे। शांत कर लोगे तो दिमाग फिर से उसी स्टेज में आएगा कि तुम एग्जाम में कंसंट्रेट कर पाओगे। तो जितने टॉपर होते हैं ये आर्ट जानते हैं, वो अपने आप को शांत करना जानते हैं। तो ये मेडिटेशन से ही आ गया। डेली 15 मिनट जरूर मेडिटेट करो। जिसकी जितनी एज होती है उतना कम से कम मेडिटेशन डेली चाहिए। एक ऐसा टाइम जिसपे तुम शांति से बैठ पाओ। केवल ब्रीदिंग को देखो, आ रहा है जा रहा है ब्रीदिंग, और सांस में जो थॉट है उसको देखते जाओ। क्या क्या ये थॉट आया, जाने दो, ये थॉट आया, जाने दो। थॉट छोड़ना सीख दो। एग्जाम में जब तुम देखोगे ना, जब एग्जाम में जैसे ही तुम क्वेश्चन दोगे, पहला क्वेश्चन मान लो कि अरे ये तो नहीं हो रहा है, तो देखना तुम्हारा बॉडी परेशान हो गया। तुम देखने लोगे कि अरे बॉडी में बहुत ये शेकिंग हो रहा है, परेशानी सी लग रही है ना। तो तुम उसको देख सकते हो, देखते देखते वो गायब हो जाएगा। फिर से तुम शांत हो जाओगे, फिर से एग्जाम दे पाओगे। तब तुमसे वो जो क्वेश्चन नहीं होने वाला था वो भी हो जाएगा। तो अपने आप को शांत रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और साथ में मल्टीपल टाइम रिवीजन, तभी याद आएगा। हाँ, ये कई लोगों का प्रॉब्लम होता है, वो परेशानी वाला। तो तुम पढ़ते समय भी एक बार ये चीज याद रखो कि तुम जब पढ़ भी रहे हो ना,